तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, एंट्रोपी प्रोडक्शन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक सामान्य भाषा में ये कहूँ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो वन डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो, अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A प्लस बी, अब बना क्या रहा है, P प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये अगर वन डायरेक्शन में चलता है तो इसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, दोनों का रेट क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल एस इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। और मान के चलो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, किससे, फॉरवर्ड रिएक्शन से, प्रोडक्ट से ए बी, तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट एक नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्ट अब कई सारा भी हो सकता है ना। या अगर डेल एस का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, या फिर कह सकते हो वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, एंट्रोपी का मान ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको क्या समझना है, हमको समझना है एंट्रोपी प्रोडक्शन इन पर यूनिट टाइम, है ना। एंट्रोपी प्रोडक्शन ही हमको पढ़ना है, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब फॉरवर्ड में होने वाले रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस एंट्रोपी प्रोडक्शन इन पर यूनिट टाइम को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे दो टर्म आपको नया लगेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, डी आई एस अपॉन डी टी। यहाँ पे जो डी आई एस है वो क्या बताता है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं दोनों को समझाऊंगा। ठीक है, डी आई एस अपॉन डी टी हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा मूल इक्वेशन होगा, जिसमें हम डी आई एस का वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब किसी केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कराया जाता है ना, मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रेशर पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तथा जब रिएक्शन सिस्टम में प्रोसीड हीट, कुछ हीट या फिर एंथैल्पी को सिस्टम का सराउंडिंग द्वारा एब्जॉर्ब कर जाता है। देखो रिएक्शन क्या होगा, किसी सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम को हम क्लोज नहीं करते, इसको हम ओपन सिस्टम रख देते हैं। यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी या फिर हीट निकल रही है, इस रिएक्शन से हीट निकलना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से तो फिर हीट निकलेगा। तो इस हीट को ये जो उसका वातावरण है या फिर उसका सराउंडिंग है, ये भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो थोड़ा सा हीट तो ये इसमें यूज हो गया। और बचा हीट कहाँ हो गया, बचा हीट इसकी एंट्रोपी को इंक्रीज करने में काम आ गया। ठीक है, बचा हुआ हीट इसकी एंट्रोपी में यूज हो गया, एंट्रोपी इंक्रीज करने में। ठीक है, तो हम वो एंट्रोपी प्रोडक्शन ही पढ़ना है, मतलब उसके इंटरनल जो डी आई एस है उसमें क्या चेंजेस हुआ उसको पढ़ना है। एक टर्म होता है डी ई एस, तो डी ई एस क्या है, एंट्रोपी, एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा या एंट्रोपी में इंक्रीजनेस होगा, या एंट्रोपी या कह सकते हो जो भी परिवर्तन होगा बाय द इंटरेक्शन ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उस पर कुछ जो है एंट्रोपी चेंजेस का जो वो चला जा रहा है। तो हम टोटल क्या कह सकते हैं, टोटल जो एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल एस होगा। और डेल एस किसके बराबर होगा, डेल ई फॉर एक्सटर्नल। ठीक है, और एस एक्सटर्नल में जो एंट्रोपी जा रहा है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस तो यहाँ नहीं कह सकते, एक्सटर्नल में जो एंट्रोपी जा रहा है वो, प्लस डी आई एस इंटरनल, आई फॉर क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनल, मतलब रिएक्शन के अंदर में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है या एंट्रोपी बढ़ रहा है या जो घट रहा है, जो भी हो रहा है, अभी हमको पता नहीं कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बराबर होता है,
एक्सटर्नल और इंटरनल एंट्रोपी के बराबर होता है टोटल एंट्रोपी, ठीक है। हमको इसी एंट्रोपी प्रोडक्शन को पढ़ना है जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। तो यहाँ पे DES एक इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, जैसे DES को मैं इधर प्लस है इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस DIS, ठीक है। अब T को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ में, ठीक है। ये प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है जी, यहाँ प्लस होगा। ये T दोनों में आ गया, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दिया हूँ TDS इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस TDIS। तो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे T कहाँ से आया। T यहाँ पे अगर हम दोनों का क्या बोलना चाहिए, बटे को हम या अपोंड को हम कॉमन करते हैं तो T यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्योंकि देखो इसके अपोंड में भी अगर T रखते हैं, दोनों को T से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये T कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे T है ही नहीं, एक्चुअली में यहाँ T रह जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे T से दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये T कट गया, ये तो गया काम से, यहाँ तो है ही नहीं T, तो ये TDS रह जाता है। अब ये T यहाँ पे भी शिफ्ट होगा तो ये TDS हो जाएगा। मतलब पूरे इक्वेशन को T से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, समझ रहे हो। ऐसा है, ज़्यादा इसको डिफिकल्ट मत बनाओ, है ना। TDS है और डेल H अपॉन T प्लस DIS, यही है ना। इधर भी T मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी T मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी T मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ T कट गया, बाकी तो बच गया सेम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब TDS को इधर लेके जाओगे वो नेगेटिव होगा, TDIS को इधर लेके आओगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, TDIS को इधर ले आया है तो ये नेगेटिव हो गया, इधर वाला जो पॉजिटिव टर्म था उसको इधर लेके गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमको इक्वेशन नंबर मिल गया क्या, 3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देना बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। तो इसको समझना थोड़ा सा। अब चूंकि हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानते हैं, डेल G इक्वल टू क्या होता है, डेल H माइनस TDS। अब हमको TDS का वैल्यू निकालना है या फिर डेल G की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। मतलब T देखो यहाँ पे क्या है, डेल H माइनस TDS है, यहाँ भी डेल H अपॉन माइनस TDS है, दोनों सेम है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल G डायरेक्ट लिख सकते हैं। और चूंकि डेल G का मान यहाँ पे ये वाला नेगेटिव यहाँ है ना, यहाँ पे नेगेटिव है ही। अब इस नेगेटिव को अगर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये वाला पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वाला T जो है वो उसके अपोन में भी आ जाएगा अगर शिफ्ट करेंगे, तो यही चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब माइनस चिन्ह यहाँ छूट जरूर गया है, ठीक है। ये माइनस चिन्ह इधर था, उसको पॉजिटिव किया तो इधर पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इक्वेशन नंबर 4 हमको मिल गया। अब हमारे पास क्या आ गया, DIS की वैल्यू मिल गई इतनी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू DIS अपॉन DT। तो DIS के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस DG अपॉन T रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखो, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 में DIS की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये पूरा टर्म मिल जाता है। देखो 1 अपॉन T तो था ही। अब यहाँ पर DIS की जगह पर डेल G अपॉन T रखे थे तो T को हम यहाँ कॉमन निकाल लिए, मतलब बाहर निकाल लिए नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये कॉमन क्या हो गया यहाँ पे, डेल G अपॉन डेल T, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं, माना रिएक्शन ओपन सिस्टम में हो रहा है। रिएक्शन तो ओपन सिस्टम में ही हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग के साथ में ये इंटरफेयर कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये ओपन सिस्टम ही है। उसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट C है मान के चलो। तो C को हम कैसे दर्शाते हैं, उसको हम दर्शाते हैं, इसको कहते हैं अल्फा, डेल्टा नहीं, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस टाइप से हो सकता है। एक कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो, एक एटम हो, 2 मॉलिक्यूल हो, इस तरह से उसके कंपोनेंट जो है यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गामा की संख्या को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एक जितना भी हो। अगर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पे 2 रखेंगे सभी जगह, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट और सेकेंड लॉ द्वारा हम जानते हैं कि डेल G इक्वल टू क्या होता है, माइनस S डेल T प्लस B डेल P समेसन ऑफ गामा, ये है आपका न्यू, ठीक है, डेल NR। अब यहाँ पे ये जो टर्म आ रहा है, नया आ रहा है, ये टर्म क्या बताता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल एंड
ये जो नंबर ऑफ मोल है ओपन सिस्टम में क्या होगा, सॉरी क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, 0 होता है। क्लोज सिस्टम में चूंकि सिस्टम क्या है, क्लोज है, मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसके लिए ये 0 होता है। लेकिन अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, सिस्टम में अंदर आ सकते हैं, ठीक है जी, ओपन सिस्टम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने कहा था कि इस जो रिएक्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं, ठीक है। ये जो टर्म है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे, तो ये पूरा टर्म 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म बचा, ये जो टर्म हो गया वो क्या हो गया, 0 0 0, कुछ कोई वैल्यू नहीं रहा, बचा कितना, ये वाला वैल्यू बचा। मतलब फ्री एनर्जी किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे या फिर क्या बोलना चाहिए, चेंज होगा, उसके बराबर होगा फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, समेशन ऑफ गामा टू जो भी होगा न्यू इज इक्वल टू न्यू गामा डेल एन गामा, ठीक है। अब यहाँ से डेल जी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 जो निकाले थे, है ना, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ से हम डेल जी की वैल्यू निकाले, डेल जी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए तो हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। इतना ही आपको करना है, इसके बाद में बस थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना है, उसके बाद में आपका कंक्लूजन निकल जाएगा, ठीक है। डेल जी का वैल्यू हम पुट कर दिए, ये वाला पूरा वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख दिए, अपॉन में टी था तो अपॉन में टी यहाँ पे लगा दिए, डेल टी, है ना। चूँकि डेल एन गामा इज इक्वल टू होता है डेल साई न्यू, ये हो गया म्यू, ठीक है। वहाँ पे क्या था, न्यू था, ये क्या हो गया म्यू आर, और यहाँ पे जो म्यू आर नहीं है, म्यू गामा है। ये क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, और डेल साई क्या होता है, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन रेट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जब भी लेंगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा है, पर यूनिट टाइम जब लेंगे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का रेट को पर यूनिट टाइम जब लेते हैं, यहाँ पे ये डेल टी आ जाता है अपॉन में, क्योंकि टाइम के सापेक्ष हम रिएक्शन रेट को नापते हैं, ठीक है। तो डेल एन आर की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 8 में, तो ये मिल जाता है आपको -1 अपॉन टी, कॉमन पहले से ही था, डेल साई अपॉन डेल टी, साई को हम इधर ले आए, और जो न्यू था और यहाँ से जो न्यू था, दोनों को हम यहाँ पे रख दिए, न्यू और म्यू को क्या कर दिए, एक जगह रख दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और आता है, केमिकल एफिनिटी, जिसको हम ए से दिखा रहे हैं। केमिकल एफिनिटी क्या होगा कि उस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी आपस में एफिनिटी कैसी है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी एफिनिटी है, कितनी समानता है, क्या वो मिल पा रहे हैं, क्या तो वो रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एफिनिटी, जो बराबर होता है माइनस समेशन ऑफ गामा न्यू आर न्यू गामा म्यू गामा। ये आर टाइप का दिख रहा है, इसको लंबा खींचो थोड़ा सा, ये गामा बन जाएगा, ठीक है। ये गामा गामा होता है। तो ये मॉलिक्यूल 2 एटम या 2 से अधिक एटम के मॉलिक्यूल जो नज़दीक आते हैं उसकी एफिनिटी को दिखाता है, उसका आपस में रिलेशन को दिखाता है, अपना आपस में आकर्षण को दिखाता है, ठीक है। तो इसको हम ए रख देते हैं, तो पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो समेशन में चूंकि नेगेटिव भी है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव माइनस ए, पर लिख भी दिया हूँ यहाँ पे -1 अपॉन टी माइनस ए, ये था आपका साई, डेल साई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए, ये हो गया आपका डेल साई अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा सिग्मा का जो वैल्यू है, हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने कहा पहले भी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर स्वतः होने वाले प्रक्रम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होगा मतलब 0 से ज़्यादा होगा, है ना। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि अगर 0 से ज़्यादा होगा तो सिग्मा क्या था, सिग्मा हमारा था एंट्रोपी प्रोडक्शन, क्या था, सिग्मा हमारा क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी प्रोडक्शन हो रहा है भाई, ठीक है। अब
ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, न्यू मान लिए हैं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t ए न्यू, है ना। या फिर कह सकते हो सिग्मा टी इज इक्वल टू ए न्यू, मतलब सिग्मा इंटू टेम्परेचर क्या होगा, मतलब एंट्रोपी प्रोडक्शन इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू एफिनिटी इंटू केमिकल रिएक्शन रेट, ठीक है, पर यूनिट एरिया, ठीक है जी, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन तभी होगा, ठीक है। तो उस समय एंट्रोपी प्रोडक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रिएक्शन लेफ्ट टू राइट में डायरेक्शन में होगा। मतलब कुछ नहीं सिखाया यहाँ पे, बस इतना ही बताया कि रिएक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में होगा, एंट्रोपी प्रोडक्शन पॉजिटिव होगा। मैंने पहले ही इसको इजी लैंग्वेज में बता दिया था। अब साइंटिस्ट लोग का काम है, डेरिवेशन करते हैं, निकाल देते हैं, लिखना हमको पड़ता है, ठीक है। चलो, यदि ए और न्यू का मान क्या होता है, नेगेटिव आता है, तब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर ए और न्यू का मान क्या होगा, बैकवर्ड नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से कम आएगा, उस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, पश्च अभिक्रिया होगा, रिएक्शन बैकवर्ड होगा। और यदि 0 के बराबर आता है तो रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये 3 यहाँ पे आपका कंडीशन है। एक कंडीशन और आता है जब न्यू का मान क्या हो, 0 हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ए का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है। उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं फॉल्स इक्विलिब्रियम। न्यू का मान क्या हो, 0 हो, और ए का मान क्या हो, फोर्थ कंडीशन क्या है, न्यू इज इक्वल टू 0 हो और ए का मान जरूरी नहीं कि 0 हो, मतलब ज़्यादा होगा, तब भी उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो दिखेगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा, फॉल्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो था आपका लिखना, क्या था आपको, एंट्रोपी प्रोडक्शन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले तो इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही समझा देना कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। ऐसा अभिक्रिया जो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उसमें एंट्रोपी का प्रोडक्शन का मान क्या है, सिग्मा, जो कि सिग्मा की वैल्यू आ रही है इस तरह से। फाइनली आपको 4 कैलकुलेशन यहाँ पे 4 एक्सपेक्टेशन मिलेंगे, है ना। ये सिग्मा की वैल्यू इतनी आई है शॉर्ट करके। अब इसको बताना है कि सिग्मा का मान जो है इस तरह से होगा तो पॉजिटिव होगा, तो फिर वो स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल होगा, 0 होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, नेगेटिव होगा तो बैकवर्ड होगा। और एक चौथा कंडीशन ये है कि न्यू इज इक्वल टू 0, मतलब केमिकल रिएक्शन रेट का मान अगर 0 है लेकिन एफिनिटी 0 नहीं है, है ना, ये एफिनिटी जो होगा, मॉलिक्यूल की एफिनिटी 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में फॉल्स इक्विलिब्रियम होता है। मॉलिक्यूल नज़दीक तो आते हैं पर रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रेट वहाँ पे क्या है, 0 है, और एफिनिटी 0 नहीं है, दोनों जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एक फॉल्स स्थिति पैदा होती है ना। तो ये भी आप डील कर सकते हो, वर्ड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करो, ठीक है जी। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।